उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर सियासी कोहराम। देश के शेयर बाजार में 5,35,000 करोड़ रुपए डूबे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की शीतकालीन सत्र से पहले जेपीसी गठित करने की मांग। कांग्रेस को आप और टीएमसी का मिला साथ। दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। आतिशी ने कोर्ट से जारी सम्मन को दी है चुनौती। बीजेपी नेता ने दायर किया है मानहानि का मामला। यूपी में वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर आज सुप्रीम सुनवाई। हिंदू पक्ष ने 15 मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग रखी। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट में अलग अलग चल रही है मामलों की सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली सरकार से प्रदूषण को लेकर मांगा जवाब। आज सरकार को प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदमों को लेकर देना होगा जवाब। ऑस्ट्रिया में आज से शुरू बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की 5 टेस्ट मैचों की सीरीज। भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला। जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी से जुड़े 15 मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। तो हिंदू पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। 15 मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की हिंदू पक्ष की मांग। ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। तो 15 मामले ऐसे हैं जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से, जिससे कि सुनवाई में तेजी आ जाए। वर्तमान में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट में चल रही है। तो ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केस में तेजी लाने के लिए ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर मंथन तेज हो गया है। पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के फौरन बाद, मतलब दिसंबर के पहले हफ्ते तक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेना चाहती है। इसलिए बीजेपी ने 22 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव के नतीजे शनिवार शाम तक आ जाएंगे। उससे पहले ही बीजेपी ने अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली और बिहार के चुनाव की तैयारियां तेज हो जाएंगी। इसीलिए बीजेपी उससे पहले ही अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेना चाहती है, ताकि अब जो भी विधानसभा चुनाव सामने आए उसके लिए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नई रणनीति बना सके। बीजेपी ने इसके लिए 22 नवंबर यानी शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों सहित संगठन से जुड़े लगभग 125 शीर्ष नेताओं के साथ संगठन की चुनावी प्रक्रिया को लेकर वर्कशॉप किया जाएगा। ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगा और इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हो सकते हैं। ये बैठक दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। बैठक में प्रदेश मंडल और जिला स्तर पर संगठन चुनाव में हुए कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए वैसे तो प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है, लेकिन 2 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद ये प्रक्रिया और भी तेज हो गई है। पहले राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक, उसके बाद गुरुवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, जिसमें सभी राज्यों के अध्यक्षों के अलावा सभी संगठन के नेताओं को बुलाया गया है, ताकि इस प्रक्रिया को और गति दी जा सके और जनवरी के पहले माह तक बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष
मिल सके। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा इस बैठक में राज्य से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री भी शामिल होंगे। सभी प्रदेश अध्यक्षों के प्रभारी और सह प्रभारी के साथ साथ बीजेपी के सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठक में बुलाए गए हैं। इतना ही नहीं, इस बैठक में सभी प्रदेशों के चुनाव अधिकारी, सह अधिकारी के साथ साथ राष्ट्रीय चुनाव अधिकारियों के साथ उनकी पूरी टीम भी मौजूद रहेगी। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए नियुक्त किए गए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण और तीनों सह चुनाव अधिकारी के अलावा सभी प्रदेशों में नियुक्त किए गए प्रदेश चुनाव अधिकारी और सह अधिकारियों को भी बैठक में रहने के लिए आमंत्रित किया गया है। बैठक में बुलाए गए बीजेपी के सभी पदाधिकारियों और नेताओं को स्थानीय सक्रिय सदस्यता अभियान से लेकर सांगठनिक चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी लेकर आने को कहा गया है। पहले सदस्यता अभियान चला, सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे हैं, क्योंकि सदस्यता अभियान कई राज्यों में चुनाव के चलते धीमा पड़ा था, कई दूसरी कारणों में से नहीं हो पाया था। उसको पूरा करने में समय लगा, उसका समय भी बढ़ाया गया था। जब सक्रिय सदस्यता पूरी हो गई तो अब चुनावों में मंडल चुनाव से लेकर पहले ही चुनाव पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है, तो अब मंडल, जिला, प्रदेश सब संगठन चुनाव होने हैं। तो उनके साथ बैठकर एक बार सबको लेकर चुनाव अधिकारी जो है उनको गाइडलाइंस देंगे, निर्देश देंगे किस तरह से हमको चुनाव पूरे करने हैं। क्योंकि पार्टी ने तय किया है कि 15 दिसंबर तक में चुनाव पूरे करने हैं, इसलिए अगला जो एक माह है वो संगठन चुनाव में होगा। सदस्यता अभियान के बाद उसी की तैयारी के लिए बैठक होगी। बीजेपी में 50% राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल पार्टी के अंदर और बाहर बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बीते चुनावों के कारण बढ़ाया गया था, लेकिन अब संगठन में नए अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द हो सकती है। दिसंबर तक बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाएंगे और उसके बाद 15 जनवरी के बाद कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। लाइव टाइम्स के लिए संवाददाता कमलेश सिंह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने बिटकॉइन के बहाने महाविकास अघाड़ी को क्या घेरा, उसकी सहयोगी कांग्रेस ने महाराष्ट्र अध्यक्ष आग बबूला हो गए। नाना पटोले ने बीजेपी पर निशाने साधते हुए इस लड़ाई में अब कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का यही बयान कांग्रेस को चुभ गया है। बीते दिनों महाविकास अघाड़ी पर बिटकॉइन के पैसों का चुनाव में इस्तेमाल को लेकर संबित पात्रा ने जो आरोप लगाया, उसमें एमबीए के 2 नेताओं का मुख्य रूप से नाम था। पहला नाम एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का था, जबकि दूसरा नाम महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का था। महाविकास अघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। हालांकि इस विवाद से पहले सुप्रिया सुले का दावा था कि वो चुनाव आयोग से साइबर फ्रॉड की शिकायत करवा चुकी हैं, जबकि नाना पटोले ने भी बिटकॉइन में हेराफेरी के आरोप पर शिकायत दर्ज करवाने की बात कही। अब सवाल ये है कि आखिर बिटकॉइन है क्या और इसका दुरुपयोग कैसे होता है। इसको लेकर लाइव टाइम सहयोगी प्रियंका ने एक्सपर्ट से बातचीत की, सुनिए। बिटकॉइन के पीछे कोई भी आधार नहीं होता है। इनफैक्ट बिटकॉइन का फाउंडर पर भी आज तक विवाद है कि असल में किसने निकाला था। चाइना में ज्यादा है, सिंगापुर में ज्यादा है, भारत में ज्यादा है, अमेरिका में ज्यादा है। तो ये एक बॉर्डरलेस करेंसी है। अगर मैं करेंसी वर्ड यूज करूं यहां पर, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। जबकि बाकी जो निवेश के संसाधन होते हैं वो किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ये किसी भी क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसका कोई बॉर्डर नहीं है। आपके फोन पर एक ऐप होता है,
उस ऐप के जरिए आप बिटकॉइन को परचेज करते हैं, आपके बैंक में से पैसा चला जाता है और बिटकॉइन एक कोड नंबर के थ्रू, एक आईडी के थ्रू आपके पास आ जाता है। उसी को आप बेचते हैं, उसी को आप खरीदते हैं। और कुछ लोग तो इसके जरिए बहुत सारे काम भी, कुछ अवैध काम भी करते हुए सुनने में आए हैं। बिटकॉइन के जरिए अच्छे और बुरे दोनों काम सुनने में आए हैं। कुछ देशों ने इसको मान्यता भी दी हुई है और शायद लाइफ टाइम्स के दर्शकों को सुन के हैरानी होगी कि कुछ देशों में इसके एटीएम भी लगे हुए हैं कि आप जाएं और आप अपना कोड डालें और आप वहां से बाकायदा कैश निकाल सकते हैं, इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो बिटकॉइन देखा जाए तो आईटी जगत में एक वर्चुअल करेंसी की तरह काम कर रहा है। ये ठोस नहीं है, इसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। केवल और केवल एक ऐप के माध्यम से आपके फोन में ये स्टोर किया जा सकता है। बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है। अब आप पूछोगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसका एक पार्ट है बिटकॉइन। जैसे हम रुपया जो है वो मनी का एक पार्ट है, अलग अलग चीजें होती है, डॉलर्स होता है एंड अलग अलग कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज होती हैं। वैसे जो डिजिटल करेंसी है, सबसे फेमस डिजिटल करेंसी, उसका नाम है बिटकॉइन। अब बिटकॉइन क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा कि मैंने कहा डिजिटल करेंसी है, लेकिन महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का सिंपल सा मतलब इतना है कि किसी गवर्नमेंट से रेगुलेट नहीं होती है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जिसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। आप बिटकॉइन बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है और आप ये नहीं बता सकते कि किसके हाथ में किसके हाथ में नहीं है। एक पहेली की तरह है, लेकिन सरल सी बात इतनी है, अगर डिसेंट्रलाइज है इसका मतलब किसी एक एंटिटी का इसके ऊपर हाथ नहीं है। अब बिटकॉइन तो आपने समझ लिया, लेकिन आप पूछेंगे बिटकॉइन में इतने मिसयूज क्यों होते हैं? पहली बात, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है तो किसी कोई इसको प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं कर पाता। दूसरा, बिटकॉइन एक ग्लोबल, आप अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, इशू बोल सकते हैं, तो एक ग्लोबल लॉ भी नहीं हमारे पास। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बहुत सारे स्कैम्स और बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम होता है एंड काफी बेटिंग एक्टिविटीज भी बिटकॉइन पे होती हैं। एंड फोर्थ, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है, बिटकॉइन की प्राइस का कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। कभी ऊपर कभी नीचे, तो लोगों को एक बेटिंग एक्सरसाइज लगती है। लोगों को लगता है इस पे पैसे लगाइए और रातों रात मालामाल हो जाइए। ऐसा कभी होता नहीं है। बिटकॉइन एक अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटी है। लेकिन जहां तक अगर मैं इंडियन सिनेरियो की बात करूं तो हमें इसका एक लॉ लाना बहुत जरूरी है, बिकॉज काफी इंडियंस बिटकॉइंस में इन्वेस्टेड हैं और अभी तक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, क्या इंडिया इसको रिकॉग्नाइज करता है, नहीं करता। क्योंकि अगर लोगों ने पैसे डाले हुए हैं, अगर या तो आप रिकॉग्नाइज कीजिए और उस पर टैक्स लगाइए। अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो एटलीस्ट लोगों को मौका दीजिए कि उन्हें पैसे बिटकॉइन से निकाल सकें। तो अभी एक तरीके से खिचड़ी पक चुकी है और काफी कुछ इसमें काम करना बाकी है, लेकिन जल्द से जल्द हमें इंडिया में एटलीस्ट एक रेगुलेशन लाने की बहुत सख्त जरूरत है जो बिटकॉइन को पूरी तरह कवर करे। यही वजह है कि बीजेपी ने बिटकॉइन के बहाने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का इस आरोप के खिलाफ क्या एक्शन होता है। लाइव टाइम्स के लिए संवाददाता प्रियंका दुआ की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में आम लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल हो गया है। साल 2019 के बाद से घरों की कीमतों में 2 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। घर खरीदने के लिए इंसान अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा देता है, लेकिन अब एक घर के लिए जिंदगी भर की पूरी कमाई भी कम पड़ रही है। राजधानी जैसे शहर में अपना घर खरीदना अब आम लोगों के लिए सपना साबित हो रहा है। साल 2019 से 2024 के बीच घरों की कीमतों में 2 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक फर्म प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 से सितंबर 2024 के बीच नोएडा में आवासीय भूमि की कीमतों में 152% की बढ़ोतरी हुई है। नोएडा में 5,910 रुपए प्रति वर्ग फुट से मिलने वाली जमीन की कीमत 14,946 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पिछले कोविड के बाद से डिमांड एंड सप्लाई पे बड़ा फ़र्क पड़ा है। लोगों ने मूव करना शुरू करा है, नई कॉलोनीज में शिफ्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से और मेट्रो कनेक्टिविटी होने की वजह से प्राइसिंग्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लोग जिस प्राइस में आप दिल्ली में ढूंढ रहे हैं उस उतने प्राइस में आपको बड़ी प्रॉपर्टी आपको एनसीआर में मिल सकती है। तो दैट इज़ द रीज़न पीपल आर मूविंग दैट एरिया। और गुड़गांव में प्राइसिंग इस वजह से बढ़ गए हैं कि वहाँ पहले से एयरपोर्ट था
और वहाँ पे भी लोगों की दिल्ली से मूवमेंट बहुत हुई है, क्योंकि दिल्ली में उतने घर का फ्लोर मिलता है, वहाँ पे कोठी मिल जाती है। दिस इज द डिफरेंस। और प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, रैपिड रोड, मेट्रो का विस्तार दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट प्राइसेस में बहुत अच्छा जंप आया है। कई बेल्ट्स हैं, यमुना एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, उसके अलावा गुरुग्राम, नोएडा एक्सटेंशन में काफ़ी अच्छी अप्रिसिएशन हुई है। इसके पीछे कारण ये है, सबसे पहले तो माइग्रेशन हिंदुस्तान के बहुत एरियाज से यहाँ पे हो रही है। उसके अलावा ये है कि आज की तारीख में डिस्पोजेबल इनकम वाली पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की सैलरीज बढ़ रही हैं, तो लोग सैलरीज बढ़ रही हैं तो लोगों को अपना मकान चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ देखने को मिल रही है, अब लोगों को बजट रेजिडेंसेस की जगह चाहिए लाइफस्टाइल रेजिडेंसेस। लाइफस्टाइल रेजिडेंसेस बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको महज 2 BHK नहीं चाहिए, अब उनको चाहिए साउना, जैकुजी, स्टीम बाथ, इंडोर स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ये सब फैसिलिटीज़ चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों की सैलरी लेवल बढ़ा है, हिंदुस्तान की इकॉनमी में जो ग्रोथ आई है, हम आज की तारीख में दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, वो देखते हुए लोगों के पास इनकम बढ़ी है। फिर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, सबको अकेले रहना है, तो वो जो है बाइंग को बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है, डबल हुए हैं और उसके कारण कुछ बहुत मेजर कारण ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। वो जो एक ऐसा गैप है जो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 20 सालों तक भी शायद भर पाएगा। बढ़ती महंगाई के बीच भी लोग पैसा जमा करके अपने सपनों का घर खरीद रहे हैं।